हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आपको ये बीपीएससी 68 मेंस क्रैश कोर्स का लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे एंड आई एम वेरी होपफुल दैट आपका इस साल एग्जाम जरूर निकलेगा बिकॉज आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर्स आप अपने कंटेंट्स को एनरिच कर रहे होंगे और साथ ही साथ बहुत लोग का आंसर्स भी वी हैव गॉट एंड वी आर रिव्यूइंग इट। आपका 1-to-1 सेशन भी चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें एंड प्लीज ट्राई टू राइट एज मेनी आंसर्स एंड गेट इन टच विद आवर टीम। तो आज आई विल बी टेकिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन इंडियन जुडिशरी। तो आपको पता है कि पिछले एक साल से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है टॉपिक रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट। आपको पता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज अ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड इशू, इट इज वेरी मच अ कंट्रोवर्शियल इशू। तो इसी चीज को आज हम लोग अपने लेक्चर में कवर करेंगे कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जजेस को कैसे अपॉइंट करना चाहिए था, उसके बाद जुडिशरी ने क्या चीज इनोवेट किया, उसके बाद आज गवर्नमेंट का क्या क्रिटिसिज्म है अबाउट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो ये पहला पार्ट हमारा रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल, पॉलिटी से क्वेश्चन जहां से बन सकता है, दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो ये हमारा पहला रहेगा। और सेकेंड, आपको पता होगा अगेन एक न्यूज में काफी ज्यादा ये टॉपिक फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है, दैट इज अबाउट डिजिटलाइजेशन ऑफ जुडिशरी। हाउ कैन वी इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद जुडिशरी, बिकॉज आपको पता है कि आज इंडियन जुडिशरी में काफी ज्यादा बैकलॉग है केसेस के, काफी ज्यादा केसेस सदियों से चल रहे हैं। उन चीजों को कैसे वी कैन एलिमिनेट बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनी अदर टेक्नोलॉजी। तो ये दो एस्पेक्ट से हम लोग आज अपने जुडिशरी वाले टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में, और सेकेंड हम लोग इससे एक टॉपिक बात करेंगे दैट इज डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी। सो ये दो टॉपिक को हम लोग काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, हर एक एस्पेक्ट से कवर करेंगे। सारे करंट अफेयर्स को हमने इस पीपीटी और पीडीएफ में इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे सो दैट आप इसको अपने आंसर्स में एग्जाम में यूज कर सको। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। जुडिशरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू टॉक अबाउट कि हमारे जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि कैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 बेसिकली टॉक्स अबाउट कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखें आप जरा। प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जजेस आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आफ्टर, कब? आफ्टर कंसल्टेशन विथ हुम? विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे और प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंट कर देंगे एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसीलिए ये जो प्रोसेस है, however, दिस प्रोसेस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बस एक लाइन में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे? उसको अपॉइंट करने के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन ले लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा सिंपल वे में कहा गया है कि इसमें प्रेसिडेंट विल अपॉइंट इट और सिंपली केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना है। सो नाउ इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल की वजह से हुई, जिसकी वजह से इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इंटरप्रेट किया एक दूसरे मैनर में, जो हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू से अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। सो इट इज वेरी सिंपली रिटन ओवर देयर। नेक्स्ट, उसके बाद आप पढ़ते हो कि ये जो आर्टिकल 124 था, इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगे, बिकॉज प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट एनीवन एंड दैट प्रेसिडेंट को सिंपली कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। कंसल्ट का मतलब केवल मैं फोन करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, किसी आई वांट टू अपॉइंट दिस पर्सन एज अ जज, whether you agree or not. The chief justice of India will say that no, I don't agree. Then the president will cut the phone and president will again appoint that person. So consultation was not that binding. आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस दे रहा है वो कोई बाइंडिंग एडवाइस नहीं है। It is upon the discretion of the president whether to appoint that person or not. And you already know that India has a parliamentary form of government where president is the nominal head. Because president, as per article 74, has to act as per the aid and advice given by the council of ministers led by prime minister.
So basically, who is appointing the judges? It is none other than the Prime Minister. So आप सोचे कि political party, political leadership is appointing the judges. Now here is the problem. Because judiciary as an institution is a very, very important institution. Because if there's no judiciary, if there's no independent judiciary, then India can never have constitutionalism. There can be no rule of law. And hence judicial independence is sine qua non for the existence of political democracy in India. And this particular judicial independence was coming under the threat because of the political interferences which were happening in the judicial appointment process. That persons who were closely aligned with the political party, उन्हीं को judges बना दिया जा रहा था. तो ये प्रॉब्लम आ रही थी. अब ये प्रॉब्लम क्यों आई? ये प्रॉब्लम 1950 और 60 के बीच में नहीं आई थी. ये 1960 से 70 के बीच में भी नहीं आई थी. ये प्रॉब्लम कब आई? जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जुडिशरी में बढ़ने लगा, पॉलिटिकल बायस्ड वे में अपॉइंटमेंट होने लगा. ये प्रॉब्लम हुआ जब पॉलिटिक्स इन इंडिया स्टार्टेड टू बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव. 1950 के बाद तो वी वर लिविंग इन द कांग्रेस सिस्टम. देयर वाज वन इंडिया एंड वन कांग्रेस. पॉलिटिकल कंपटीशन था नहीं उतना. लेकिन 1967 के बाद जब इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस की हेजेमनी थी वो खत्म हो गई, नए नए पॉलिटिकल पार्टीज अब पिक्चर में आ रहे हैं. अब पॉलिटिकल कंपटीशन, डिफेक्शन, ये सब चीजें बढ़ने लगी. क्रिमिनलाइजेशन, मनी पावर, मसल पावर. और यहीं पे पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस स्टार्टेड टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस. Then the Supreme Court took the courage कि अगर ऐसे ही होते रह गया तब तो आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भूल जाएं. There is no point in having judicial independence. और यहीं पे जुडिशियली ने अपने एक्टिविस्ट रोल के तहत एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन किया. दैट इज नन अनदर देन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजियम. तो आज हम लोग कोलिजियम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि किस तरीके से कोलिजियम आपका आया. राइट? सो कोलिजियम बेसिकली मतलब क्या होता है? कोलिजियम मींस प्लुरलिटी ऑफ जजेस विच इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. It is an extra constitutional development because collegium as a word is nowhere mentioned in the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया? आर्टिकल 124. और आर्टिकल 124 इज वेरी क्लियर दैट प्रेसिडेंट विल अपॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग सच काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म सच एज कोलिजियम. Right? So that's why collegium as a concept is an extra constitutional development. It has been nowhere mentioned in the Indian constitution. How it has evolved? It has evolved through the first, second and third judges case. अब ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जजेस केसेस के थ्रू ये चीज इवॉल्व किया है. नाउ दिस इज समथिंग विच इज ऑफ वेरी बेसिक, तो ये आपको पता ही होगा. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिस्कशन. आई थिंक सो आई वुड हैव कवर्ड इट आल्सो. लेट मी चेक. सो आई हैव कवर्ड इट ओवर हियर, सो आई विल कम बैक टू इट. ठीक है. सो लेट अस सी पहले कोलिजियम, इवोल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हुआ कैसा. तो आर्टिकल 124 को वापस से इंटरप्रेट किया गया. आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है सुप्रीम कोर्ट. ऑल्दो हाई कोर्ट कैन ऑल्सो डू दैट, बट जनरली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है, इट इज द मोस्ट इफेक्टिव डिसीजन. दैट्स व्हाई इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली डन बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पावर को यूज करते हुए आर्टिकल 124 को इंटरप्रेट किया और उसी इंटरप्रिटेशन के थ्रू कोलिजियम एज अ कॉन्सेप्ट केम. सो हुआ क्या? फर्स्ट जजेस केसेस में देखते हैं पहले 1981 में. आप देखो ये सब कब हो रहा है? दिस ऑल थिंग हैव स्टार्टेड आफ्टर 1967. तो जो 1970 से लेके 80 का जो एरा था, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, जनता पार्टी, ये पूरा पॉलिटिकल जो कॉम्पिटिशंस बढ़ रहे थे, तो इस कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट जजेस केस आया. तो फर्स्ट जजेस केसेस ने आर्टिकल 124 के कंसल्टेशन वर्ड को इंटरप्रेट किया और कहा कि कंसल्टेशन मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव.
मतलब जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, दैट कंसल्टेशन हैज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव. देन कम द सेकेंड जजेस केसेस 1993. अब सेकेंड जजेस केसेस के बाद पॉलिटिक्स और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई, बिकॉज यहां पे आपको पता है मंडल पॉलिटिक्स, कमंडल, ये सारे पॉलिटिक्स अब आ रहे थे. और जैसे ही पॉलिटिक्स डिग्रेड होता है, पॉलिटिक्स कॉम्पिटिटिव होता है, पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हो जाते हैं, तब जुडिशरी स्ट्रांग हो जाती है. राइट? तो 1950-60s के समय आपकी कांग्रेस की हेजेमनी थी. तो इट वाज सेड दैट जुडिशरी डज नॉट हैव द करेज टू बाइट द बुलेट. जो आज भी बहुत लोग कहते हैं कि जुडिशरी टू सम एक्सटेंट इज ऑन द बैक फुट बिकॉज वी हैव अ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट विथ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर. लेकिन 1990 के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हेजेमनी था नहीं. स्टेट लेवल पे पार्टीज थी, सेंटर पे पार्टीज थी. तो पॉलिटिकल हेजेमनी जो थी, कांग्रेस थी उस समय, उसके बाद जनता पार्टी, फिर बीजेपी, इस तरीके से जो थी, उस समय कोई पॉलिटिकल पावर किसी एक पार्टी के पास बहुत ज्यादा नहीं था. पॉलिटिक्स एक तरीके से फ्रैगमेंटेड थी, आपस में लड़ रहे थे. यहीं पे जुडिशरी ने फायदा उठाया और अपने करेज को एक्सर्ट किया. और 1993 में फाइनली द कोलिजियम सिस्टम केम. और कोलिजियम सिस्टम में बेसिकली कहा गया कि जो कंसल्टेशन है दैट मींस कॉन्क्यूरेंस. मतलब कंसल्टेशन का मतलब नहीं केवल पूछो बात खत्म, नहीं, उसके कंसेंट के बाद ही आप अपॉइंट कर सकते हो. सो नाउ द प्रेसिडेंट विल आस्क द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि बॉस कैन आई अपॉइंट दिस पर्सन. Then the Chief Justice of India will say no. Then the President cannot do anything. Because consultation now means concurrence. Now, अब लेकिन क्या केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछना था? नहीं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस. तो ये 3 लोग का एक कमिटी आया जिसको हम लोग कोलिजियम कहें. So Chief Justice of India will be the first among the equal, and then there will be the 2 senior most judges. Collectively, they will recommend the name to the President, and the President has to appoint that person. Then come the third judges cases. Similarly, यहां पे कोलिजियम जो 3 member body था उसको 5 member body बना दिया गया. Again, the Chief Justice of India is the first among the equal, followed by the 4 senior most judges. और ये हो गया आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए 5 मेंबर का बॉडी होता है कोलिजियम. लेकिन अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस में, तो वहां पे 3 मेंबर कोलिजियम होता है. दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस. ठीक है? तो इस तरीके से कोलिजियम का कॉन्सेप्ट आपका आया. सो आर्टिकल 124 से ये जो जर्नी था, ये आपको थोड़ा सा समझना था. और ये जर्नी को किस कॉन्टेक्स्ट में आप समझोगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल हेजेमनी, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस समय कितनी थी. क्योंकि जितना ही ज्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग होगा, जितना ही ज्यादा मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होंगे, जितना ही ज्यादा एक पार्टी की हेजेमनी होगी, उतना ही ज्यादा जुडिशरी दबाव में काम करती है. लेकिन 1990 के बाद जो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी था, 1990 से 2000 देश इमरजेंसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, हेजेमनी नहीं थी. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर को एक्सर्ट किया और कहा कि कंसल्टेशन केवल कंसल्टेशन नहीं होता है, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. बट नॉट ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देयर विल बी अ कोलिजियम वेयर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द फर्स्ट, फॉलोड बाय द 2 सीनियर मोस्ट जजेस, एंड देन फाइनली उसको एक्सपैंड करके 5 मेंबर बॉडी बनाया गया. सो दिस इज समथिंग विच इज बेसिक्स, बट यू शुड नो. इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको याद रखना पड़ेगा. तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो किस तरीके से ये सब चीजें हो रही थी 1990 के बाद, मंडल कमंडल पॉलिटिक्स एंड ऑल दोस थिंग्स. रीजनलाइजेशन ऑफ पार्टीज, आपको 1990 के बाद स्टेट लेवल में पार्टीज आ गई थी, तो जो सेंट्रल पार्टीज थी उनकी और ज्यादा हेजेमनी खत्म हो चुकी थी. तो इस तरीके से जुडिशरी ने अपने पावर को एक्सर्ट किया. ठीक है? सो ये चीज वही लिखा गया है कि आपको ये कोलिजियम एज अ कॉन्सेप्ट आया क्यों? बिकॉज जुडिशरी पे काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस बढ़ रहे थे. ठीक है? पॉलिटिकल बायस्ड वे में कंप्लीट अपॉइंटमेंट हो रहा था. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा कोलिजियम एज अ कॉन्सेप्ट हैज इवॉल्व्ड. राइट? नाउ व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूमेंट? अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया कोलिजियम सिस्टम को लाने में? बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको पता होगा 1973 में हमारा केशवानंदा भारती जजमेंट आया था, और केशवानंदा भारती जजमेंट के अंदर कहा गया था कि पार्लियामेंट इज सॉवरेन, पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, पार्लियामेंट हैज द कंप्लीट अमेंडिंग पावर, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग एवरीथिंग व्हाटसोएवर इट मे बी, बट देयर इज ओनली वन कॉशन व्हिच द पार्लियामेंट हैज टू टेक.
That is, the parliament has no power to alter the basic essence of the constitution. बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो. ये केशवानंद भारती जजमेंट में आया. अब केशवानंद भारती जजमेंट में जब ये कॉन्सेप्ट आ गया आपका अबाउट नॉट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिसाइड कौन करेगा? जुडिशरी. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट को एक लॉ लाती है तो उसको जुडिशरी रिव्यू करेगा और देखेगा क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो दैट मीन्स कि फॉर ensuring that basic structure is not altered, the judicial review is very important. The judiciary has to review such law, order, policy, amendment, anything. और जुडिशियल रिव्यू के लिए आपके पास इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, वो होता है ना आपके पास कि यू कैन नो, मान लो आप ही के भाई ने क्राइम किया और आप ही जज हो, तो आप क्यों उसके खिलाफ केस करोगे? आप उसको बोल दोगे कि हां चले जाओ, माफ किया, अगले बार से किसी का क्राइम मत करना. वो होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा. तो समझो कि कानून सरकार ने लाया और सरकार का कानून को रिव्यू कौन कर रहा है? जुडिशरी. लेकिन जुडिशरी में जो जजेस उसको रिव्यू कर रहे हैं वो खुद ही सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए हो. तो क्या कभी कोई सरकार द्वारा अपॉइंटेड सरकार के खिलाफ जा सकता है? ऑब्वियसली नो. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लाने के लिए कहा कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर को बचाना है, इसके लिए जुडिशियल रिव्यू होना बहुत जरूरी है. और जुडिशियल रिव्यू के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ही कोलिजियम एज अ कॉन्सेप्ट को लाया गया है. नहीं तो कोलिजियम होगा नहीं तो आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी नहीं. जुडिशियल इंडिपेंडेंट रहेगी नहीं तो जुडिशियल रिव्यू विल बिकम मीनिंगलेस, एंड इन दैट केस द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस विल बी लॉस्ट अंडर द पॉलिटिकल रेटोरिक. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया था when it was striking down that, or it was interpreting the article 124 and it was saying that what exactly article 124 says. वहीं पे जो कोलिजियम का कॉन्सेप्ट आया, तो ये आप इस नोट से पढ़ना, सेम चीज लिखा हुआ है वही आपके पास, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो मैंने आपको कहानी बताया. उसके बाद ये आपका इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम है, ये भी डिस्कस्ड. नाउ व्हाट आर द इश्यूज? यार कोलिजियम एज अ कॉन्सेप्ट सुनने में तो अच्छा लगता है, बिकॉज नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ देयर इज नो जुडिशियल इंडिपेंडेंस देन आप भूल जाओ. आप देखो जिस भी कंट्री में जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहा है वो सारे कंट्री कोलैप्स हो चुके हैं. आप देख लो जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आप देख लो पाकिस्तान, आप देख लो नेपाल, आप देख लो श्रीलंका, आप देख लो म्यांमार, आप देख लो बांग्लादेश, आप देख लो अफ्रीकन कंट्रीज, आप देख लो मिडिल ईस्ट. और जिस भी कंट्री में जुडिशरी एज अ इंस्टीट्यूशन इज वेरी स्ट्रांग, यूएस, ठीक है, तो वो कंट्री हमेशा प्रोग्रेस करती है बिकॉज इज ऑलवेज अ चेक्स एंड बैलेंसेस. बिकॉज जनरली जो गवर्नमेंट होती है वो पॉपुलिस्ट होती है, वो पॉपुलिज्म को बढ़ावा देती है, वो इलेक्टोरल रेटोरिक्स में ज्यादा इंवॉल्व होती है. और जुडिशरी क्योंकि लोगों से डायरेक्टली चुन के आते नहीं है, तो जुडिशरी के पास वो कंपल्शन नहीं रहता है. ऑल्दो जुडिशियल मिसयूज भी होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट जुडिशरी इज अ इंस्टीट्यूशन व्हिच इज परफेक्ट इन इट्स एंटायरिटी, नो, एब्सोल्युटली नॉट. बट जस्ट इमेजिन इफ देयर इज नो जुडिशियल इंडिपेंडेंस, then that is a much bigger problem than having a judiciary which is not that perfect. So what I'm trying to say, आप समझ जा कि judicial independence is very very important, more important than having a judiciary which is does not have any independence. So judicial independence बहुत जरूरी है, ठीक है. Although judicial misuse होगा, but that's much more beneficial than having a judiciary which is completely controlled by the government. सो इश्यूज क्या है? ऑल्दो कोलिजियम सिस्टम समझ लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ चैलेंज क्या? एक तो पहले एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है ये, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं है तो आपने कहां से ये कॉन्सेप्ट ले आया, ठीक है. सेकंड, ओपेकनेस. ओपेकनेस कोलिजियम कैसे काम करती है, किसको अपॉइंट करती है, क्या क्राइटेरिया यूज करती है, ये कुछ क्लियर नहीं है. तो 5 लोग बैठ गए और डिसाइड कर लिए कि इस पर्सन को अपॉइंट कर दो. क्या बेंचमार्क आपने लिया? आप यूपीएससी निकालते तो आप प्रीलिम्स निकालोगे, या बीपीएससी निकालोगे तो प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस निकालोगे, फिर इंटरव्यू दोगे. आप सारे बेंचमार्क्स को क्रॉस कर रहे हो, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है. बट कोलिजियम के पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 5 सीनियर मोस्ट जजेस, राइट. सो ओपेकनेस है, फेवरेटिज्म, रीजनलिज्म और नेपोटिज्म का भी कभी कभार एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं उनको. देयर इज नो फिक्स पैरामीटर फॉर अपॉइंटमेंट कि मेरिट को आप वैल्यू दे रहे हो कि सीनियरिटी को वैल्यू दे रहे हो.
है ना, मतलब सिंपली है कि कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी बेंचमार्क आपने डिसाइड नहीं रखा है कि कैसे हम किसी को अपॉइंट करेंगे। देन इट्स रिकमेंडेशन सेकंड टाइम इज बाइंडिंग। आपको पता है कोलिजियम सिस्टम कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल इफ द कोलिजियम सिस्टम रिकमेंड्स अ नेम ऑफ अ जज टू बी अपॉइंटेड, तो वो जाएगा आपके पास लॉ मिनिस्ट्री के पास। लॉ मिनिस्ट्री के पास पावर है कि उसको उस रिकमेंडेशन को वो वापस से लौटा सकता है। देन अगर वापस से उसी नाम को कोलिजियम रिकमेंड करता है, देन द जुडिशरी देन द लॉ मिनिस्ट्री हैज टू एक्सेप्ट इट। तो इसी को अरुण जेटली ने कहा था कि जुडिशरी हैज बिकम लाइक अ जिमखाना क्लब where one member is going retiring and then that person is appointing another person। मतलब कोई फेयर प्रोसेस नहीं है, एक जा रहा है वही किसी और को अपॉइंट कर दे रहा है। so इसलिए आप देखोगे जुडिशरी में बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि सम ओनली फ्यू फैमिलीज, उन्हीं की लेगेसी, जैसे अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, इनके फादर ही वाज आल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Now his son, he's also a practicing lawyer. I don't know, in future might he also become the Chief Justice of India. So कुछ ही families आपके पूरे जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं। So ये एक क्रिटिसिज्म है। Now I'm not saying कि उससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है, although there's nothing, there's no problem in a son becoming what the father was. It's fine until unless that person has the merit. ठीक है, so that is up to you, how you look at that thing कि क्या मेरिट है कि नहीं है, but ठीक है। देन अगेन 20% ऑफ द जुडिशियल पोस्ट इन द हाई कोर्ट आर वेकेंट। तो बहुत ज्यादा आपको जुडिशियल वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कोलिजियम सिस्टम के साथ, और ये हो गया ना। अभी आपको पता है रिसेंटली एक काफी ज्यादा न्यूज में कॉन्सेप्ट रहा था, अपॉइंटमेंट ऑफ एल विक्टोरिया गाउडी टू मद्रास हाई कोर्ट। ये भी न्यूज में काफी रहा था। अब इसमें देखो हुआ क्या कि कोलिजियम ने एक नाम को रिकमेंड किया, इस पर्टिकुलर पर्सन, शी इज द पर्सन, इनको अपॉइंट किया गया मद्रास हाई कोर्ट के लिए, कोलिजियम ने रिकमेंड कर दिया। अब जैसे कोलिजियम ने रिकमेंड किया तो उसके बाद कुछ लोगों ने जाके पिटीशन फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि दिस लेडी वाज अपॉइंटेड, दिस लेडी वाज इन्वॉल्वड इन हेट स्पीचेस टुवर्ड्स इंडियन माइनॉरिटीज, दैट इज टुवर्ड्स क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। उन्होंने कोई फाइल वीडियो कुछ लेके गए और कहा कि देखो जिसका नाम आपने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के लिए, इनका कुछ हेट स्पीच का केसेस है। तो जब ये बात पता चला सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन लेते ही उसके पहले ही गवर्नमेंट ने इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि दिस लेडी हैज बीन अपॉइंटेड एज द, और दिस जज हैज बीन अपॉइंटेड एज द मद्रास हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो समझो ये प्रॉब्लम है आपके पास कि क्या कोलिजियम ने इस चीज को कंसिडर नहीं किया था पहले? क्या कोलिजियम के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जब भी किसी नाम के ऊपर आप डिस्कशन कर रहे हो तो आप एक पब्लिक से फीडबैक लो कि अगर पब्लिक को कुछ पता है इस पर्सन के बारे में तो वो पब्लिक आपके सामने ला सके? तो ये तो बहुत बड़ी चूक है। ठीक है, इसके बाद लोगों ने क्या किया, एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि इसका जो अपॉइंटमेंट इसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन ये जो पिटीशन हुआ और जो जजेस इस केस को सुन रहे थे वो काफी जूनियर जजेस थे। अब क्या जूनियर जजेस एक कोलिजियम के डिसीजन को ओवरटर्न कर सकते हैं, जो कि कोलिजियम 5 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच है? ठीक है, तो कुछ हुआ नहीं। तो लोअर कोर्ट के जो जजेस थे, जो लोअर जजेस थे, लोअर सीनियर जूनियर जजेस थे, वो जो ये पिटीशन आया तो वो कहा कि नहीं नहीं, जो कोलिजियम का प्रोसेस था वो फेयरली रॉबस्ट था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे। ठीक है, सो ये काफी कंट्रोवर्शियल केस था जहां पे कोलिजियम के सामने ये केस आया था कि दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज इन्वॉल्वड इन हेट स्पीचेस। उसके बाद आपको पता है कि सरकार ने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया था। इसी कोलिजियम में जब प्रॉब्लम्स हुए, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने एनजेएसी का कॉन्सेप्ट लाया, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 अंडर दिस बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने एनजेएसी का कॉन्सेप्ट लाया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया अंडर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। कोलिजियम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। इसका कॉम्पोजिशन क्या है? 6 मेंबर्स होंगे, 3 जुडिशियरी के, 3 एग्जीक्यूटिव के। अब सोचो यहां पहले क्या था, कोलिजियम 5 जजेस, दैट्स इट। अब यहां पे क्या है, 3 जुडिशियरी के, 3 एग्जीक्यूटिव के, 3 एग्जीक्यूटिव के। उस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होगा? लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्संस। लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्संस। और ये जो 2 एमिनेंट पर्संस इनको अपॉइंट कौन करेगा? एक कमिटी होगा दैट विल बी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन।
सो सरकार का यह कहना था कि भैया इसको जिम खाना क्लब मत बनाओ कि आप जा रहे हो और अपने लोगों को अपॉइंट करो. देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ स्क्रूटनी, देयर हैव टू बी सर्टेन काइंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, देयर हैव टू बी सर्टेन काइंड ऑफ क्वालिटेटिव deliberations when you are making the recommendations. Then you need to have other perspective also. You need to have the government perspective also. You need to have the perspective of some independent persons who are so called as eminent persons. Then only the decision can be taken in a very credible manner. तो ये एनजेएसी के थ्रू एक तरीके का एक रोबस्ट बॉडी बनाया गया, एक कॉम्प्रहेंसिव बॉडी बनाया गया, जहां पे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव दोनों का रोल था. अब इसमें इफ एनी 3 मेंबर्स डिसएग्रीड, अगर मान लो 3 मेंबर भी डिसएग्री करते हैं किसी पर्सन को अपॉइंट करने से, सो इट विल बी रिजेक्टेड. ठीक है, उस नाम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. मतलब अगर मान लो लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन कह देते हैं 3 लोग की नहीं, इसको अपॉइंट नहीं करना है, तो क्या कोई मान लो, लेकिन तीनों जजेस वो कहते हैं कि यस मिस्टर ए हैज टू बी अपॉइंटेड, बट दीज 3 पर्संस आर सेइंग दैट नो मिस्टर ए डज नॉट विल नॉट शुड नॉट बी अपॉइंटेड. मतलब एक तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है, क्या उसके पास वीटो आ गया है जुडिशरी के ऊपर. तो इसका फायदा देखो, फायदा क्या है कि आपका जो अब डेलिब्रेशन होगा, आप दूसरे पर्सपेक्टिव को भी अकाउंट कर रहे हो, आप डिफरेंट ओपिनियंस को ला रहे हो, आप उस डिस्कशंस को और ज्यादा इंटेलेक्चुअल बना रहे हो, वो ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इफेक्टिवली देखो कि क्या एग्जीक्यूटिव के पास वीटो पावर आ गया. अगर ये 3 लोग नहीं मानते हैं तो क्या जजेस के मानने से कुछ फर्क पड़ता है. सो ये प्रॉब्लम आ गया आगे. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ ये जो एनजेएसी है, इसको आपको यूनानिमस असेंट मिला था बोथ हाउस से, मतलब कंप्लीट एब्सोल्यूट मिला था, एक्सेप्ट एक डिसेंटिंग वोट था राम जेठमलानी का, जो हमारे बहुत ग्रेट फॉर्मर लॉयर थे. लेकिन बाकी सारे मेंबर्स दोनों हाउस के इस बिल का समर्थन किए थे. और साथ ही साथ इस बिल का 21 स्टेट असेंबलीज ने इसको सपोर्ट किया था, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368, इफ इट अफेक्ट्स द फेडरल कैरेक्टर देन इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स, एंड नॉट 50%, 21 स्टेट असेंबलीज ने इसको एक्सेप्ट किया. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 75 to 80% ऑफ द स्टेट्स. सो इतना इंपॉर्टेंट बहुमत के साथ इस बिल को लाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्क्रैप डाउन कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज वॉइड. Why? Because again it affects the basic structure doctrine. What is the basic structure doctrine? The basic essence. What is the basic essence? Independence of judiciary. And hence Supreme Court ने कहा कि ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को आप वीटो पावर दे रहे हो और एग्जीक्यूटिव का वापस से इंफ्लुएंस इस पूरे प्रोसेस में बढ़ जाएगा. ठीक है, तो क्या क्या इश्यूज था एनजेएससी के ऊपर, ये पहले समझो. इंटरफेरेंस बाय लेजिस्लेशन जुडिशरी, ऑब्वियस सा बात है, भाई लेजिस्लेचर का भी रोल बढ़ जाएगा. 2 एमिनेंट पर्संस क्वालिफिकेशन वाज नॉट डिफाइंड. ये 2 एमिनेंट पर्सन कौन होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा, ये भी डिफाइन नहीं किया गया था. और साथ ही साथ देयर वाज नो इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी. अरे भैया, आपने पहले कोलिजियम था, अब आप एनजेएससी करके कोई कमिटी बना रहे हो, लेकिन क्या पैरामीटर एनजेएससी फॉलो करेगा, क्या पैरामीटर, फॉर एग्जांपल एनजेएससी अगर किसी कैंडिडेट को स्क्रूटनाइज कर रहा है कि वेदर दिस कैंडिडेट शुड बी अपॉइंटेड और नॉट, तो क्या उसमें मेरिट का क्राइटेरिया आप लोगे, क्या आप सीनियरिटी का क्राइटेरिया लोगे, कौन से क्राइटेरिया के ऊपर आप काम करोगे, कैसे ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करोगे. सो ठीक है, आपने एक इंप्रूवमेंट किया है कि यू आर नाउ ट्राइंग टू मेक दैट प्रोसेस मच मोर deliberative by including the perspective of some other persons also in that process. But what about the transparency? What about the parameters? What about those benchmarks जो कि आप लोगे in terms of appointment? तो इस पे अभी भी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस एनजेएसी के थ्रू नहीं लाया गया था. सो एनजेएसी के थ्रू ये चीज हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया. ठीक है, अब आप इसके बारे में सोचो. देखो, कोलिजियम सिस्टम ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स नॉट परफेक्ट. एनजेएसी इन सम सेंस वाज एन इंप्रूवमेंट बिकॉज आप एग्जीक्यूटिव का पर्सपेक्टिव ला रहे हो. नहीं तो क्या होगा, कंप्लीट एब्सोल्यूटनेस हो जाता है एज अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जहां पे डेमोक्रेसी अभी भी एक टॉप सॉइल है, जहां पे अभी भी हम लोग एक तरीके का स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, अभी भी जो लोगों का हमारा डेवलपमेंट है वो है नहीं उस सेंस में. तो इस केस में इंडिया जैसे सोसाइटी में आप सोचो
कि ऑल्दो एनजेएसी अच्छा लगता है, साउंड अच्छा कर रहा है कि हाँ गवर्नमेंट प्लस जुडिशरी दोनों मिलकर करेगा, बट इंडिया में जिस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, इंडिया में जिस तरीके की बायसनेस होती है, इंडिया में जिस तरीके से नॉन मेरिट्स के ऊपर बात होती है, तो क्या इंडिया जैसे सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस जुडिशरी पे लाना सही रहेगा? ये अब आपको डिसीजन लेना है। बट इफ आई हैव टू गिव माई टेक, then I will only say this thing. Then what I will say is that in India, we have a judiciary which is not that perfect, whose appointment process is not that transparent, where judges appoint judges. There are some problems, but that is much more better than having a judiciary which is under the control of the executive. ठीक है, so you have to take this perspective कि although judiciary has its own shortcoming, but still despite all of these things, it is far much more better than any other country like Pakistan or Sri Lanka, where judiciary is under the complete control of the government, because in that case the country will collapse, that is for sure. और अब देख लो सारे country collapse ही कर गए, श्रीलंका ये सब तो। so उस हिसाब से you have to defend this thing, ठीक है। उसके बाद आता है एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तो जब एनजेसी का जजमेंट आया, तो एनजेसी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ठीक है, कोलिजियम सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और एनजेसी तो नहीं ला सकते हैं, बिकॉज एनजेसी अगेन बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा। तो क्या करते हैं कि लेट अस ट्राई टू मेक दिस प्रोसेस ऑफ कोलिजियम, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं कि कैसे कोलिजियम काम करेगा, क्या कोलिजियम मेरिट को कंसीडर करेगा, क्या कोलिजियम सीनियरिटी को कंसीडर करेगा, क्या क्या चीज कंसीडर करेगा, उसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाते हैं। तो एनजेएसी के जजमेंट में यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एनजेएसी एज अ बॉडी, बट व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन create a memorandum of procedure which basically decides, और एक तरीके से जो पैरामीटर्स है जो कोलिजियम कंसिडर करेगा इन टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इस पूरे चीज को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग एक जगह लिख सकते हैं सो दैट डिस्क्रिशनरी मिसयूज ना हो सके, जिस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट हो। तो यही एनजेएसी के जजमेंट में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की एमओपी हम लोग इस तरीके का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था एनजेसी के बारे में ना। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्या हम लोग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वी कैन हैव अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। एक सबसे पहले गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को, ये दोनों को मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, एमओपी जिसको कहते हैं, जहां पे एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि कोलिजियम जब भी किसी का नाम कंसिडर करेगी सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करेगी, सेक्रेटेरिएट होगा एक अपना सुप्रीम कोर्ट का जो नाम को फिल्टर करेगी, नाम को स्क्रूटनाइज करेगी। जैसे एल गाउडी केस क्यों हुआ, बिकॉज हो सकता है कोलिजियम से कहीं चूक हो गया होगा, कोलिजियम ने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए यू नीड अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट हु कैन फिगर आउट दिस थिंग्स, हु कैन कलेक्ट दिस ऑल इंफॉर्मेशंस, ठीक है, एंड कंप्लेंट्स इफ देयर आर एनी। कोलिजियम शुड प्रिस्क्राइब एटलीस्ट सर्टेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। कोलिजियम को यह बताना चाहिए कि क्या क्या बेंचमार्क के ऊपर आप जजेस को अपॉइंट करते हो, बिकॉज अभी आप कुछ नहीं बताते हो, आपको जो मन होता है उस तरीके से काम करते हो। तो एटलीस्ट यू शुड सेट सम काइंड ऑफ पैरामीटर्स। एमिनेंट पर्सन शुड नॉट हैव बीन गिवन द वोटिंग राइट। सो एनजेएसी को ला सकते हैं, लेकिन जो एमिनेंट पर्सन है ऑल्दो दे शुड बी मेड इंक्लूडेड इन द डेलिब्रेशंस, उनके पर्सपेक्टिव को रखना चाहिए, बट उनका जो वोटिंग पावर है उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। साथ ही साथ हमें इस तरीके से इंश्योर करना चाहिए कि इंडिया में जुडिशरी में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन आपका बना रहे, बिकॉज अभी भी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द लोअर कास्ट ये अभी भी काफी ज्यादा कम है। और साथ ही साथ एक और हमारे पास अभी न्यूज़पेपर में ही छपा था कुछ दिन पहले, इंदिरा जयसिंह करके एक लॉयर हैं, उनका एक रिकमेंडेशन था कि वी शुड आल्सो अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन सेल्फ नॉमिनेशन। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे जज बनना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निकाल सकती कि हाँ जिसको भी जज बनना है ये क्राइटेरिया है, इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी क्या है कि बेसिकली कोलिजियम किसको अपॉइंट करेगी ये कोलिजियम खुद डिसाइड करती है कौन कौन से नाम पे हम चर्चा कर सकते हैं। बट अगर यहां पे आप अलाउ कर दोगे कि एनी पर्सन वो अपना नाम खुद से नॉमिनेट कर सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के पास जो एक बास्केट ऑफ कैंडिडेट्स है जिसमें से वो चुन सकते हैं वो बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको इस तरीके से एडवर्टाइज करना चाहिए, इफ एनी पर्सन वांट्स टू बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फुलफिलिंग सम बेसिक क्राइटेरिया दैट पर्सन कैन अप्लाई, उससे सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऑप्शंस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट के सजेशंस हैं यही, जो गवर्नमेंट और जो आप देख रहे हो अभी जो टसल चल रहा है गवर्नमेंट और ये जुडिशरी का इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस, बिकॉज गवर्नमेंट का ये कहना है कि एनजेएसी को वापस से रिस्टोर करना चाहिए। और आपको पता है कुछ महीने पहले लॉ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक चिट्ठी भी लिख दिया जुडिशरी को, और लॉ मिनिस्टर के 2 रिकमेंडेशंस थे उस चिट्ठी में। पहला रिकमेंडेशन था कि जो भी कोलिजियम में है
उस कोलिजियम में एक जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है उसमें एक पर्सन, एक नॉमिनी होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और जो हाई कोर्ट का कोलिजियम है उसमें एक नॉमिनी होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, सो दैट गवर्नमेंट का कुछ तो पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंट करो जब आप नाम रिकमेंड करते हो तो। ठीक है, तो ये पहला था कि दिस वाज डन टू सजेस्ट अ नॉमिनी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, एक यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नॉमिनी सुप्रीम कोर्ट में हो, और जितने भी हाई कोर्ट के कोलिजियम्स हैं उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी हो। उससे गवर्नमेंट का कुछ पर्सपेक्टिव्स को हम लोग कोलिजियम के अंदर रख सकते हैं। देन कम्स अ सेकंड उस लेटर में क्या लिखा गया था कि इट्स आउट द फॉर्मेशन ऑफ अ सर्च एंड एवेल्युएशन कमिटी, कि एक सर्च एंड एवेल्युएशन कमिटी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक सर्च एंड एवेल्युएशन कमिटी बना लिया, उसने 20 नाम को कलेक्ट किया कि हां इन लोगों को अपॉइंट किया जा सकता है, और ये 20 नाम को रिकमेंड करेगा किसके पास? कोलिजियम के पास। सो ऑल्दो कोलिजियम विल हैव द फाइनल पावर टू डिसाइड whom टू अपॉइंट, बट आप एक सर्च एंड एवेल्युएशन कमिटी को बना सकते हो जिसमें आपका गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, जो कुछ ऐसे 15-20 नाम कोलिजियम को रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, कोलिजियम ही डिसाइड करता है 10 लोग कौन होंगे, उस 10 लोगों में से 5 लोग किसको अपॉइंट किया जाएगा। तो इस जो 10 लोग को डिसाइड कर रहे हो जिसपे बातचीत होना है, उसके लिए आप एक अलग से सर्च एंड एवेल्युएशन कमिटी बना दो, वहां पे कम से कम आप गवर्नमेंट का थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हो, सो दैट जब थोड़ा तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव आए। मतलब गवर्नमेंट का सिंपली कहना है कि भैया इस पूरे प्रोसेस में वी ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ रोल। आई एम नॉट सेइंग दैट गिव अस द कंट्रोल, बट गिव टू सम एक्सटेंट द पार्शियल कंट्रोल। But the problem is that the politics in India is very much, nowadays it's very much competitive, it's very much, retaliatory, it's very much negative, and that's why the judiciary is always skeptical of the government intentions, and hence this letter will have no essence because judiciary will not accept it. ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस आप बता सकते हो अपने आंसर में कि क्या क्या रिकमेंडेशंस लॉ मिनिस्टर ने अभी जो लेटर लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को, उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। पहला नॉमिनी वाला, और सेकंड एक सर्च एंड एवेल्युएशन कमिटी बनाना चाहिए जो नाम को सर्च करे और देन कोलिजियम को रिकमेंड करे। उसके बाद एनजेसी शुड बी रिस्टोर्ड। और ये जो है ये दूसरे दूसरे कंट्रीज में क्या क्या होता है, बाकी कंट्रीज में हम लोग कैसे जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो यूके में हमारे पास अगेन एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो इंडिया ने लाया था, वैसे ही वहां पे भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। कनाडा में क्या हमारे पास अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय द प्राइम मिनिस्टर। यूएस में क्या है कि प्रेसिडेंट नाम को रिकमेंड करता है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ने कह दिया कि सुजय विल बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन माय नेम विल हैव टू बी कंफर्म बाय द सेनेट। तो जो यूएस का राज्यसभा है जिसको हम लोग सेनेट कहते हैं, उसमें वोटिंग होगा मेरे नाम पे, और अगर मैं वो वोटिंग को पास कर जाता हूं देन आई विल बी अपॉइंटेड एज जज। ठीक है, तो अगेन आप बोलोगे कि इंडिया में भी ऐसे ही होना चाहिए कि प्रेसिडेंट किसी नाम को रिकमेंड करे, उसके बाद राज्यसभा में वोटिंग हो और उस पर बात चर्चा हो, तो हो सकता है। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप क्लोजली एनालाइज करोगे इंडिया के राज्यसभा और यूएस का राज्यसभा इक्विवेलेंट जो सेनेट है वहां पे, इन दोनों में जो पॉलिटिकल डिबेट्स होता है, आप देखो ना पार्लियामेंट काम कर रही है आज, पार्लियामेंट में एक ही है, ऑपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना और गवर्नमेंट का काम है उसको पता है ऑपोजिशन क्रिटिसाइज करेगा तो उनको भौंकने दो। द मोर दे बाक द मोर दे विल से कि भाई गवर्नमेंट ऑपोजिशन सरकार पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही है, तो दोनों अपना एजेंडा बना के रखते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट एक तरीके से कंप्लीटली हैज कम टू अ हॉल्ट। देयर इज नो मीनिंगफुल डिस्कशन, देयर इज नो मीनिंगफुल डेलिब्रेशन। उस माहौल में आप सोचो जज का नाम के ऊपर कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाएगी। सो इंडिया की पॉलिटिक्स काफी अलग है, तो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कंप्लीटली फॉलो व्हाट यूएस इज फॉलोइंग, बिकॉज यूएस की डेमोक्रेसी अलग है। सिमिलरली जर्मनी में भी अगेन क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो लोकसभा जो है वो कुछ नाम रिकमेंड करती है और राज्यसभा है वो कुछ नाम रिकमेंड करती है। फॉर एग्जांपल 4 जजेस को अपॉइंट करना है तो 2 जजेस लोकसभा के एमपीज वोट करके भेजेंगे और राज्यसभा के एमपीज 2 लोग को भेजेंगे। तो इस तरीके से यूके में इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट कमीशन, कनाडा में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और एक सिमिलरली 7 मेंबर इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड है। यूएस में हमारे पास प्रेसिडेंट रिकमेंड्स, उसके बाद हमारे पास सेनेट में उसमें वोटिंग होता है। जर्मनी में अगेन इट इज डन बाय इलेक्शन, बोथ द हाउसेस, लोअर हाउस एंड द अपर हाउस उसको इलेक्ट करते हैं। सो ये आपका पूरा प्रोसेस था। हर एक एस्पेक्ट हमने कवर किया, करंट अफेयर, स्टैटिक एंड वे फॉरवर्ड। तो ये पूरे आंसर को लिखो, सो दैट विल बी अ ग्रेट आंसर फॉर यू, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। फिर कुछ 1-2 पॉइंट्स मैं सोचा कि आपको बता दूं रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन ऑफ जुडिशियरी। सो इसमें क्या है, क्यों चाहिए हमें, व्हाई वी नीड टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी इनटू जुडिशरी। सो बेसिकली जुडिशियल पेंडेंसी, अगेन कुछ डेटाज है आपके पास। देखो इंडिया में लगभग सुप्रीम कोर्ट के पास 60,000 केसेस पेंडिंग है और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास कलेक्टिवली 4.5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। तो ये जुडिशियल पेंडेंसी को अगर रिजॉल्व करना, नीति आयोग की रिपोर्ट है उसने कहा है कि अगर इस रेट से हम लोग केसेस को डिस्पोज करेंगे तो लगभग 324 साल से ज्यादा लग जाएगा का टाइम। सो दैट मीन्स सम अर्जेंसी हैज टू बी ब्रॉट
And if you need to if you need to end this problem, there's no other way out than to integrate technology into the judiciary. Efficiency बढ़ जाएगा और साथ साथ better justice की जो delivery है, because now the judges will be able to cover more facts, but if they are able to integrate technology, तो उससे हमारा judgments है वो भी बढ़ जाएंगे. कैसे किया जा सकता है जुडिशरी में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन? तो सबसे पहले देखो, जजमेंट ट्रांसलेशन, आपको पता है जजमेंट जनरली इंग्लिश में आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हम आराम से हिंदी, कन्नड़, जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना आप कर सकते हो. ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका कोई डिस्प्यूट हो जाता है, आपने कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया, अब अमेजोन से आपने कुछ सामान मंगाया और आप कुछ डिससैटिस्फाइड हो, नाउ यू फाइल अ केस अगेंस्ट अमेजोन. अब ये केस चलेगा, अब आपके पास क्या इतना टाइम है? फॉर एग्जांपल, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, डू यू हैव दैट टाइम टू गो टू द कोर्ट एंड फाइट दिस केस? लेकिन अगर आप इसी चीज को ऑनलाइन बना दो कि हाँ, आपके पास सैटरडे का टाइम है, आप 5 to 6 अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस इज द बेस्ट वे आउट. इसलिए पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की काफी ज्यादा बात हो रही थी. नीति आयोग ने भी इस आइडिया को काफी ज्यादा प्रमोट किया है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, छोटे मोटे डिस्प्यूट जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मर्डर केस, रेप केस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल ऑफेंसेस. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं बेल एप्लीकेशन में. तो अगेन बेल एप्लीकेशन में आई हैव टोल्ड यू कि फॉर एग्जांपल मान लो बेल इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो उसके कुछ फैक्ट्स हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल में फीड करो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा कि दिस पर्सन शुड बी गिवन बेल और दिस पर्सन शुड बी गिवन बेल, बट ही हैज टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ फाइन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ही हैज डन. फॉर एग्जांपल, इफ द पर्सन हैज क्रॉस द रेड लाइट आफ्टर 2 seconds, मतलब मान लो रेड लाइट हो गया, उसके बाद 1 सेकंड के बाद ही गाड़ी ने क्रॉस किया, लेकिन दूसरा गाड़ी मान लो क्रॉस करता है 10 सेकंड के बाद, तो जो 1 सेकंड के बाद रेड लाइट क्रॉस किया वो हो सकता है गलती से देखा नहीं हो, लेकिन जो 10 सेकंड के बाद क्रॉस कर रहा है वो तो ऑब्वियस बात है गलत चीज किया. तो अगर इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को आप बता देंगे कि देखो ये सब केसेस है, तो वो बता देगा कि जो 1 सेकंड क्रॉस किया इसको 100 रुपए का फाइन लगाओ, जो 10 सेकंड के बाद फेंस किया इसको 2000 का फाइन लगाओ. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको जजेस वजेस की कोई जरूरत ही नहीं है. दैट मॉडल कैन अगेन डू दैट. अब तो आपको पता है चैट जीपीटी, अब चैट जीपीटी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आप देखो यूएस में क्या हुआ है कि वहां पे लॉयर्स का जॉब खतरे में आ गया है. देखो यहां पे, कैन एआई हेल्प जजेस मेक द बेल सिस्टम फेयर एंड सेफर? तो अब ये जो एआई की वजह से जो चैट जीपीटी आया है, उसकी वजह से आपको लॉयर्स वर्ड्स की कभी कभी जरूरत होती भी नहीं है. तो ये काफी ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए भी आपके पास ये चीज आ गई. ये देखो जो बात करते हैं, इंडिया मस्ट बोर्ड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बस, ये जस्ट अभी करंट अफेयर्स का न्यूज है, तो इसलिए आई हैव एडेड दिस पॉइंट. सो दैट्स व्हाई एवरी पॉइंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर एग्जाम. नथिंग हैज बीन एडेड. वीडियो लंबा होता है, छोटा होता है, दैट डज नॉट मैटर. आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए. दैट्स व्हाट द एसेंस इज. स्टेप्स टेकन, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स किए, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया, आप ये पढ़ सकते हो आराम से. 2005 में पॉलिसी लाया गया, उसके बाद हमारे पास एक ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट चल रहा है. ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, याद रखना, हाई कोर्ट्स और अब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सबको टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट करना है. देन एक एआई पोर्टल सुपेस करके बनाया गया दैट कलेक्ट्स द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड दैट मेक्स अवेलेबल टू द जज. तो इस पोर्टल के थ्रू एक केस के ऊपर जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कलेक्ट करके वो जजेस के सामने रखता है, सो दैट जज कैन डिलीवर दैट जजमेंट इन अ मच मोर इफेक्टिव मैनर. लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जब आप यूट्यूब पे देखते हो बहुत सारे जो जैसे सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था गुजरात हाई कोर्ट ने, अब जितने भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का भी केस आप देखते हो यूट्यूब पे अब आता है. सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड प्रोसेस है. क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, इससे क्या होगा, जुडिशियल लिटरेसी बढ़ेगा, इससे क्या होगा, लॉयर्स का ट्रेनिंग बढ़ेगा. सो बहुत सारे फायदा आपको इससे देखने को मिलते हैं. देन आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में मई 2020 में ई फाइलिंग का स्टार्ट किया था सिस्टम, और साथ साथ एआई बेस्ड इनेबल रेफरेंसिंग को भी इन्होंने स्टार्ट किया था. कुछ चैलेंजेस है, कनेक्टिविटी इशू, ठीक है, वो जनरल चैलेंज है. डिजिटल लिटरेसी, प्राइवेसी कंसर्न्स, ऑब्वियस सी बात है. अब यूट्यूब, मान लो यूट्यूब पे आपका केस चल रहा है, तो मान लो अगर मेरा केस चल रहा है तो माई प्राइवेसी इज ब्रीच, तो ऑब्वियस सी बात, ऑल्दो ट्रांसपेरेंसी बढ़ा and other फायदा are there, but there's some problem also. Privacy concerns, hacking and cyber security are some of the issues. तो ये कुछ 2 probable questions हैं जो आपको इस पूरे टॉपिक से बनते हैं. पहला क्वेश्चन हो गया, how the Supreme Court judges are appointed in India, discuss the issues and suggest the steps to make the process more robust. Very easy question, very predictable question and very much question जहां पे आपके पास अब काफी कंटेंट भी आ गया है. So feel free to write the answer and send it to me. I will do the live checking of your answers. Digitalization of judiciary is very important to increase the productivity. तो इस पे आप कमेंट कर सकते हो. सो ये 2 अगेन बहुत इजी टॉपिक है जुडिशरी, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं पढ़ने का, बट कुछ मेरा काम क्या था, आपको वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स देने. बाकी आप सबको पता ही है ऑलरेडी इन चीजों के बारे में, बट इन आंसर्स में अगर आप लिखोगे सो योर आंसर्स विल बी मच मोर गुड. सो आई होप कि आपको ये लेक्चर मजा आया हो.
अगर मजा आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो और वीडियोस एंजॉय करते रहो। ठीक है, सो आपसे वापस से मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए टाइम पर। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेस। आई होप आपकी पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छे से चल रही होगी एंड फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी एंड विथ आवर टीम एंड विथ चाणक्य IAS Academy फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स और प्रॉब्लम्स और एंजाइटी। थैंक यू, गुड विशेस।